तो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन से संबंधित स्टैटिक जीके और जीएस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि राज्यपाल अनुच्छेद 162। ये सही सुमेलित नहीं है। इसमें अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 155 कहता है, ना कि 162। तो यहाँ पर 162 की जगह 155 होना चाहिए, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। जबकि बलवंत राय मेहता, इन्होंने ये जो समिति थी ये त्रिस्तरीय पद्धति से संबंधित थी, और अशोक मेहता ये द्विस्तरीय पद्धति से संबंधित थी, और महाअधिवक्ता इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 165 में दिया गया है, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 155 में प्रावधान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, दो राज्यों में। सबसे पहले राजस्थान में किया गया, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश में। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के कौन से जिले में? नागौर जिले के बागधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, और आंध्र प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य बना जिसने राजस्थान के बाद पंचायती राज स्कीम या व्यवस्था को 1959 में ही स्वीकार किया था। तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से, और इसके बाद 1959 में ही आंध्र प्रदेश से लागू की गई। पंचायती राज व्यवस्था ये राज्य व्यवस्था है जो कि ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है, जिसके तहत नगर पालिकाओं तथा उप नगर पालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों के स्वशासन चलता है। उसी प्रकार से जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलाती हैं। पंचायती राज संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। अगर हम ग्राम स्तर पे बात करें तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक या तालुका स्तर पर अगर हम देखें तो पंचायत समिति होती है, और जिला के स्तर पर अगर बात की जाए तो जिला परिषद कार्य करती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति शपथ का जो उल्लेख है वो 80 में ना होकर किस में है? 60 में दिया हुआ है। तो राष्ट्रपति निर्वाचन अनुच्छेद 54 से संबंधित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 61 में है, और राष्ट्रपति जो शपथ है वो अनुच्छेद 60 में, और संघ की कार्यपालिका जो प्रधान है ये संघीय कार्यपालिका का प्रधान होगा, ये किसमें है? अनुच्छेद 53 में। तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। राष्ट्रपति सरकार का एक संवैधानिक प्रमुख होता है। वह संविधान के संरक्षण और लोक कल्याण व पद के कर्तव्य निर्वाह की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति के शपथ का जो प्रारूप है वो अनुच्छेद किसमें है? 60 से संबंधित है। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न, राज्यपाल के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 59 पद। ये ऑप्शन इसका सुमेलित सही नहीं है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 154, इसमें कार्यपालिका का प्रधान होगा। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है, और वहीं अनुच्छेद 157 में योग्यता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। और अनुच्छेद 158 की अगर हम बात करें, इसमें राज्यपाल के पद के लिए शर्तें दे रखी हैं, यानी कि उसका पद क्या होगा, उसकी जो शर्तें हैं वो 59 ना होकर 158 में हैं। और वहीं 159 में राज्यपाल के शपथ से लेकर शपथ का जो प्रावधान है उसका उल्लेख 159 में देखने को मिलता है।
आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3 प्रकार के न्याय देखने को मिलते हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं देखने को मिलती हैं, समानता 2 प्रकार की और भ्रातृत्व 1 प्रकार का देखने को मिलता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अब हम देख लेते हैं इसमें न्याय कौन कौन से हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो ये न्याय कितने हो गए? 3 हो गए। और स्वतंत्रता की बात करें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रताएं कितनी हो जाएंगी? 5। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो यहाँ पर 2 हो जाएंगी। और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता करने वाला जो बंधुता है यानी कि भ्रातृत्व, इसमें कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो संसद, इसका जो निर्माण होता है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये संसद के प्रमुख घटक हैं। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही है? राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, ये कथन गलत है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये गलत है। इसको कभी भी भंग नहीं किया जाता। कार्यकाल 5 की बजाय इसका कार्यकाल 6 साल का रहता है। एक जो सांसद होता है राज्यसभा का, वो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर अन्य नए सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। हर 2 साल में 1/3 जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त होकर नए सदस्यों को नामित किया जाता है। इसके सदस्य 25 वर्ष की आयु के होंगे, यानी कि 25 वर्ष, ये बिल्कुल गलत है। इसके सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। तो राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी हो जाएगा। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो अगर हम बात करें इसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र, यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्य की उपस्थिति और कोशिका केंद्रक ये दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है जो कि जंतु कोशिका से इसको भिन्न बनाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बैलाडीला खान। बैलाडीला खान जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित पहाड़ियों की एक सुंदर श्रृंखला है जहां पर प्रचुर मात्रा में लौह खनिज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं ये टोडा जनजाति के लिए एक मूल निवास क्षेत्र है। टोडा जनजाति के जो लोग हैं वो तमिलनाडु के एकांत नीलगिरी पठार पर रहते हैं। ये टोडा भाषा बोलते हैं जो कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है। अगला प्रश्न, टेहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भागीरथी एवं भीलांगना। टेहरी बांध उत्तराखंड राज्य के टेहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है। ये बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना हुआ है। एक तो गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, सहयोगी नदी कौन सी? भागीरथी। और दूसरी
कौन सी है? भीलांगना नदी है और ये इनके संगम पर इसको बनाया गया है। तो टेहरी डैम ये भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर बनाया गया है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने सत्याग्रह संबंधी प्रयोग सर्वप्रथम कब किया? तो सत्याग्रह संबंधी जो प्रयोग है वो सबसे पहले इन्होंने किया था 1906 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। महात्मा गांधी ने 11 सितंबर 1906 को सत्याग्रह शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था। इसका इस्तेमाल उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ किया था। और अगर वहीं हम भारत की बात करें तो भारत में महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह सन 1917 ईस्वी यानी कि 1917 को बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया था। तो बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी का ये पहला सत्याग्रह था। लेकिन अगर वहीं बात करें सत्याग्रह शब्द का जो प्रयोग है वो इन्होंने 1906 में ही दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ किया था। आगे बढ़ते हैं, तिनकठिया पद्धति के अंतर्गत कितने भूभाग पर नील की खेती करनी होती थी? तो तिनकठिया पद्धति, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 3/20। आगे बढ़ते हैं, काशी विद्यापीठ और जामिया इस्लामिया जैसे राष्ट्रीय मिशन संस्थानों की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे राष्ट्रीय मिशन संस्थानों की स्थापना हुई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में किसको फांसी नहीं मिली थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस, इसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों को फांसी हुई थी, जबकि जय गोपालन को फांसी नहीं हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसका मुकदमा लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से चलाया गया था और इसके लिए तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। 23 मार्च 1931 को शाम में लगभग 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके दो अन्य साथी कौन सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। इसीलिए हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। ये डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित नहीं है, इसका जो संबंध है ये है विट्ठल रामजी शिंदे से, क्योंकि प्रार्थना समाज की ओर से 18 अक्टूबर 1906 को डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन की स्थापना की गई थी और इसकी जो स्थापना करने का जो श्रेय है वो विट्ठल रामजी शिंदे को जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, बिल्कुल सही है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने की। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। और डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी विट्ठल रामजी शिंदे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। तो गायत्री मंत्र, इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की गणना करें। तो उत्तल लेंस, इसकी लंबाई, फोकस लंबाई जो है यानी कि f 50 सेंटीमीटर दे रखी है, वहीं इसकी शक्ति यानी कि शक्ति मतलब P की कैलकुलेशन करती। तो इसका जो फॉर्मूला होता है शक्ति P = 1/f और ये क्या है मीटर में होता है। तो शक्ति की जो डायमेंशन है ये डायोप्टर में निकल के आती है। तो अगर हम बात करें इस पे f यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 100 से इसको भाग दे देंगे। तो इसकी जो क्षमता आ जाएगी P = 1/50 और डिवाइडेड बाई 100, या हम इसको लिख सकते हैं P = 100 ऊपर चला जाएगा 100/50। 50 से इसको अगर हम काटेंगे तो P की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 2
और इसका जो मात्रक होता है ये क्या होता है, डायोप्टर। तो हमें 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है P, ये होती है 1/f, यानी कि मीटर में फोकस दूरी। तो ये कितना आ गया, P बराबर 2 डायोप्टर, P इक्वल टू 2 डायोप्टर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। एक उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, वहीं अगर हम बात करें अवतल लेंस की तो इसकी क्षमता जो है वो नेगेटिव साइन के साथ ली जाती है। तो क्षमता P इक्वल टू 2 डायोप्टर, और वहीं अगर अवतल लेंस की बात आती तो क्षमता इक्वल टू -2 डायोप्टर प्रयोग में करते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता का जो मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, इसको D से डिनोट करते हैं। यदि फोकस दूरी f को मीटर में लिया जाता है तो लेंस की जो क्षमता है वो डायोप्टर में व्यक्त की जाती है। यदि एक परपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परपथ का प्रतिरोध क्या होगा। फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो V इक्वल टू IR होता है, जहां विभवांतर, धारा और परिपथ का प्रतिरोध। तो बात कह रहा है कि विभवांतर और धारा दोनों दोगुनी हो रही, विभवांतर को दोगुना कर दिया जा रहा है और धारा को भी दोगुना। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर जो परिपथ का प्रतिरोध है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। V बराबर IR हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समान रहेगा। तो परिपथ का जो प्रतिरोध है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। यदि किसी परिपथ का प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा क्या होगी। अभी हमने डिस्कस किया कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। ये क्या होता है, विभवांतर होता है परिपथ का, ये धारा होती है और ये परिपथ का प्रतिरोध होता है। यदि किसी परिपथ का प्रतिरोध बढ़ता है तो उसके विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम विद्युत धारा देखें तो I बराबर हम यहाँ कह सकते हैं V/R। यदि परिपथ का प्रतिरोध बढ़ता है, अगर ये देखा जाए तो I के रेस्पेक्ट में क्या है, रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है इसका संबंध। तो R बढ़ा रहा है, यहाँ पर R प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा क्या होगी, अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि इनके जो संबंध हैं आपस में क्या हैं, रेसिप्रोकल के हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो R अगर बढ़ता है तो विद्युत धारा अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कम हो जाएगी। किसी भी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को उसका विद्युत प्रतिरोध यानी कि R कहते हैं। तो B बराबर IR से अभी हमने बात की, R बराबर क्या हो जाएगा, B/I। तो विभवांतर तथा विद्युत धारा के अनुपात को क्या कहेंगे, हम प्रतिरोध कहते हैं। और इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, ओम होता है। इसको ऐसे इस साइन से डिनोट करते हैं, मात्रक क्या होता है, ओम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है। तो इस प्रश्न में अगर हम बात करें तो चांदी जो है वो विद्युत की बेहतरीन सुचालक हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7। आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी कहा जाता है। इसमें अगर ग्रुप या वर्ग देखें तो 18 होते हैं और आवर्त या पीरियड कितने होते हैं, 7 होते हैं। सबसे पहले रूसी रासायनिक शास्त्री थे कौन, मेंडलीफ। इन्होंने आवर्त का नियम प्रस्तुत किया था, इसीलिए हम इसको मेंडलीफ की आवर्त सारणी भी कहते हैं। वहीं एक कन्फ्यूजिंग वर्ड आता है मेंडेल। तो मेंडलीफ इन्होंने आवर्त सारणी का नियम दिया था और एक थे ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल इन्होंने क्या किया था, मटर के दानों पर प्रयोग किया था, प्रयोग करके आनुवांशिकी के नियमों को निर्धारित किया था। इसीलिए इन्हें आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। तो सबसे पहले जो रूसी वैज्ञानिक थे मेंडलीफ, इन्होंने आवर्त सारणी का नियम दिया था और ग्रेगर जॉन मेंडेल इन्होंने आनुवांशिकी की खोज की थी। तो मेंडलीफ इनका संबंध है आवर्त सारणी से और मेंडल इनका संबंध है आनुवांशिकी से। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।